दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि आप अपने पड़ोसियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनके रवैये को जरूर बदल सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। और इन दिनों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो कुछ घट रहा है, जो नाटक चल रहा है, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। कल तक जो मोहम्मद यूनुस अपनी छाती चौड़ी करके अंतरिम सरकार की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने में लगे थे और भारत की तरफ देखकर धमकियां दे रहे थे, आज वही यूनुस साहब माफी मांगने की मुद्रा में खड़े हैं। इस वक्त ढाका में बैठे मोहम्मद यूनुस की हालत देखने लायक है। वे सच में घबरा चुके हैं, उनकी नींद उड़ गई है। कल अचानक उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, मॉब लिंचिंग बिल्कुल गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया रातों रात जो यूनुस साहब महीनों से हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों पर मुंह सिले बैठे थे, उन्हें अचानक लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र क्यों सताने लगी? भारत ने आखिर ऐसा कौन सा दांव चला, ऐसा कौन सा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हथियार निकाला कि पूरे ढाका में भूचाल आ गया? इसका असली जवाब ढाका की गलियों में नहीं मिलेगा, बल्कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चल रही सैन्य हलचल और दिल्ली की संसद में पेश हुई एक खुफिया रिपोर्ट में छिपा है। आज हम इस वीडियो में बांग्लादेश संकट के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जिन पर मुख्य धारा की मीडिया चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल ये पूरा किस्सा शुरू होता है एक युवा नेता शरीफ उस्मान हदी से। बांग्लादेश की राजनीति में ये कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं थे, महज एक मामूली स्तर के नेता थे जिन्हें ज्यादातर लोग जानते तक नहीं थे। खबरों के मुताबिक अचानक एक दिन उन पर गोलीबारी हुई जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। जान बचाने के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद वे बच नहीं पाए। इस हादसे ने बांग्लादेश में सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया। और अब शुरू होता है असली खेल, नैरेटिव गढ़ने का गंदा खेल। सवाल उठा कि इस वारदात के पीछे आखिर कौन था। बांग्लादेश पुलिस ने जांच में जो नाम सामने रखे वे सब के सब बांग्लादेशी नागरिक थे। भारत का इसमें रत्ती भर भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए जबरन भारत को इसमें घसीटा गया। भारत पर आरोप मढ़े जाने लगे। अब जरा सोचिए, भारत एक छोटे मोटे अनजान नेता को मारने में क्यों दिलचस्पी लेगा जिसका भारत की राजनीति या सुरक्षा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन इस झूठ को हथियार बनाकर 2024 के अगस्त की तरह फिर से भारत विरोधी आग भड़काई गई। नफरत का कारोबार शुरू किया गया, भारत के हाई कमीशन को घेरा गया, हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। और हद तो यह हो गई कि उग्र भीड़ ने डेली स्टार जैसे अखबारों के दफ्तर तक में आग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि भीड़ चिल्ला रही थी कि यह अखबार शेख हसीना का समर्थक है, जबकि हकीकत में डेली स्टार आजकल पूरी तरह से भारत विरोधी और यूनुस के पक्ष में लिख रहा है। यानी यह हिंसा किसी तर्क या सबूत पर नहीं, बल्कि महज भीड़तंत्र और सियासी फायदे पर टिकी थी। यूनुस की चाल एकदम साफ थी, भारत के खिलाफ लहर खड़ी करो और उस लहर पर सवार होकर वोट की फसल काटो। मगर यहां बांग्लादेश और यूनुस से एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझ लिया। जब हद पार हो गई, जब बर्दाश्त के सारे बांध टूट गए, तो भारत ने दो मोर्चों पर एक साथ प्रहार किया, एक सैन्य स्तर पर और दूसरा कूटनीतिक स्तर पर। सैन्य कार्रवाई को बारीकी से समझिए, क्योंकि यही वो कदम है जिसने यूनुस की चिंताएं बढ़ा दी। भारत ने अपने सबसे नाजुक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली। S-400 जैसी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ताजा बटालियनों की तैनाती, राफेल लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों की मौजूदगी की सूचनाएं आने लगी। भारत ने रंगपुर और त्रिपुरा की सीमाओं के करीब नए नए सैन्य गैरिसन खड़े कर दिए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। अगर बांग्लादेश को लगता है कि भारत का चिकन नेक कमजोर बिंदु है, तो उन्हें यह याद दिला दिया गया कि बांग्लादेश खुद भारत से तीन तरफ से घिरा है। चाहे तो भारत पूरा जमीनी व्यापार ठप कर सकता है या रणनीतिक घेराबंदी कर सकता है। दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुलाया और कड़े शब्दों में संदेश दिया। इसके बाद तो जैसे जादू हो गया, माहौल पलट गया, सुर बदल गए, रवैया बदल गया। मोहम्मद यूनुस को अच्छी तरह समझ आ गया कि भारत से टकराव उनके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। यूनुस का यह अचानक लॉ एंड ऑर्डर का राग अलापना इसी डर की उपज है। हालांकि उनके शब्दों में अभी भी वो ईमानदारी झलकती नहीं दिखती। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू पर। हाल ही में भारतीय संसद की विदेश मामलों की कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के शशि थरूर कर रहे हैं, एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जो रीढ़ में सिहरन पैदा करने वाली है। इस रिपोर्ट की मुख्य बात यह है कि आज बांग्लादेश से जो खतरा हमारे सामने खड़ा है,
वह 1971 के युद्ध से भी कहीं ज्यादा जटिल और गहरा है। जी हां, आपने सही सुना। रिपोर्ट में जिस सबसे बड़े खतरे की पहचान की गई है उसे जनरेशनल डिसकंटिन्यूटी कहा गया है। यह शब्द सुनने में भले ही थोड़ा कठिन लगे, लेकिन इसका मतलब बेहद साफ और खतरनाक है। 1971 में जिन लोगों ने अपनी आंखों से भारतीय सेना का साथ देखा था, जिन्होंने भारत की मदद को महसूस किया था, वह पीढ़ी अब या तो बूढ़ी हो चुकी है या इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन आज जो युवा पीढ़ी बांग्लादेश की सड़कों पर उतरी है, उन्हें 1971 के उस खूनी संघर्ष और भारत के त्याग का कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 15 से 25 साल के बांग्लादेशी युवाओं को 1971 की कहानी पता ही नहीं, वे उस इतिहास से अनजान हैं। उनके दिमाग में तो यह बात भर दी गई है कि भारत उनका हितैषी नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी है, एक दुश्मन है। दोनों देशों के बीच जो भावनात्मक रिश्ता था वह टूट चुका है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके साथ ही वहां आवामी लीग के कमजोर पड़ते ही जो राजनीतिक शून्यता पैदा हुई है, उसे भरने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व, चीन के एजेंट और पाकिस्तान के साथी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। स्थिति इसलिए भी बिगड़ी हुई है क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगभग ढह चुकी है, वेंटिलेटर पर चल रही है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया है और वहां के नेता अपनी विफलता छिपाने के लिए इस गुस्से को भारत की ओर मोड़ रहे हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अब वहां खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। 1971 की विरासत पूरी तरह मिट गई है और अब तो वहां के नेता मंचों से भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने जैसी जहरीली बातें करने लगे हैं, जो सीधे सीधे भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। इस रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी है। भारत सरकार की रणनीति की सराहना की गई है। यह बात उजागर की गई है कि भारत ने मोहम्मद यूनुस को संपूर्ण बांग्लादेश का प्रतिनिधि नहीं माना है। भारत की नीति वहां की आम जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन पड़ोसी देश तो वहीं रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि 1971 में चुनौती एक सेना को हराने की थी, लेकिन 2025 में चुनौती उस जहरीली नफरत को खत्म करने की है जो युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में भरी जा रही है। शुरुआत में जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तो यूनुस और उनकी सरकार ने पूरी तरह से मौन साध लिया था। ना कोई सख्त प्रतिक्रिया आई, ना कोई त्वरित कार्रवाई हुई। इस खामोशी से साफ लग रहा था कि उग्र तत्वों को जानबूझकर खुली छूट दी जा रही है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और अपने विरोधियों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही भारत ने कड़ा रुख अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठने शुरू हुए, यूनुस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गई। और फिर आया 19 दिसंबर का वह दिन जब अचानक पूरा परिदृश्य बदल गया। मोहम्मद यूनुस ने खुद अखबारों के संपादकों को फोन लगाया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन यह कोई दिल से निकला बयान नहीं था, यह महज राजनीतिक मजबूरी थी। दबाव इतना बढ़ चुका था कि अब चुप रहना खतरे से खाली नहीं था। भारत के इस दोहरे दबाव, सीमा पर सख्त संकेत और कूटनीतिक स्तर पर कड़ा संदेश ने ढाका में हलचल मचा दी। जो यूनुस 18 दिसंबर तक भारत को ललकार रहे थे, वही 19 दिसंबर तक पूरी तरह नरम पड़ गए, उनका लहजा बदल गया। इसके बाद यूनुस सरकार को औपचारिक तौर पर हिंसा की निंदा करनी पड़ी, बयान जारी करना पड़ा। सरकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीक उल आलम, जो पहले भारतीय पत्रकारों के खिलाफ कड़वे शब्द बोल चुके थे, उन्हें भारतीय मीडिया के सामने भावुक होकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें शर्म आती है और माना कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के प्रति बहुत नरम रही है, जिसने उन्हें और हिम्मत दी। इन घटनाओं से भारत की रणनीति साफ तौर पर उभर कर आई। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि सक्रिय और मजबूत कदम उठाता है।